आंख खुली तो भूख चमक रही थी। मैं इसमें हमेशा शगुफ्ता और मुस्कुराते नजर आने वाले चेहरों पर एक अजीब सी पशमुर्दगी तारी थी। वो लोग चुपचाप चोरों की तरह एक दूसरे से शर्मिंदा शर्मिंदा सर झुकाए वहां आते और बगैर बर्तनों की आवाज पैदा किए खाकर चले जाते। छावनी के खेल के मैदान बड़ी बेबसी से खिलाड़ियों के मुंतजिर रहते, लेकिन वहां सिवाय ग्राउंड की सफाई करने वाले अमले के और कोई ना आता। सारी दिलचस्पियां और हंगामे जाने कहां खोकर रह गए थे। वहां तो हर तरफ एक पुरस्कार सी खामोशी छाई रहती। इस सन्नाटे को अगर कभी कभी मजरूह करती तो आजान या फिर आर्मी व्हीकल्स की नकलो हमल करने की आवाज। वापसी पर कमरे में पहुंचते ही अर्दली ने मेरी डाक बड़े एहतराम से पेश की। अब हमारे लिए दिलचस्पी का वाहिद सामान यही रह गया था कि हम खतूत पढ़ा या लिखा करें। सबसे पहले मैंने वालिद का खत ही खोला था, क्योंकि इस मर्तबा मेरे आंसा के बारे में लिखे खत का जवाब आने वाला था। वालिद साहब ने लिखा था, बड़ी अजीब सी बात है, तुम्हारे इस फैसले पर मुझे ना तो खुशी हुई ना ही सदमा। मैं जानता हूँ तुमने ये कदम जिन हालात में उठाने का फैसला किया है, उन हालात में किसी भी गैरतमंद फौजी का यही ईमानदाराना फैसला होता। बेटा, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि जिंदगी में इस खुशी के मौके पर तुम्हें अपने हाथों सेहरा बांधता, लेकिन इन हालात में मैं तुम्हें इस बात की इजाजत भी हरगिज नहीं दूंगा कि अब तुम इस मामले से पीछे हट जाओ। अपनी मर्दानगी और गैरत पर आंच न आने देना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर मुमकिन हो तो अपनी और मेरी बहू की तस्वीर इस पते पर भेजना जो मैं तुम्हें खत में लिख रहा हूँ। तुम हैरान तो होगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना बेटे कि अभी मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं पैदा हो सकी कि तुम्हारी वालिदा को ये इत्तला दे सकूं। तुम तो जानते ही हो कि वो ज़हनी तौर पर तुम्हारी निस्बत बचपन ही से रजिया से तय कर चुकी है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए वो तुम्हारे हर फैसले को मेरी तरह दिलो जान से कबूल करेगी। तुम्हारे सिवा हमारा है ही क्या। हम तुम्हारे और होने वाली बहू के लिए दुआ गो हैं। इस खत को पढ़कर मेरी हालत भी मेरे वालिद जैसी ही थी। ना तो मुझे खुशी हो रही थी ना ही सदमा। मेरा दिल किसी हद तक मुतमईन था कि मैंने इस जालिमाना फैसले के लिए बादल नखास्ता ही सही वालिदैन की रजामंदी तो हासिल कर ली है। इस तरह कम से कम एक बोझ सा मेरे सीने से हट गया था, जिसने आंसा के वालिद की वफात के बाद से मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मार्च के सर्च लाइट ऑपरेशन से दिसंबर की जंग तक मुक्ति बाहिनी और भारतीय कमांडोज की कार्रवाइयों को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर जून से अगस्त के आगाज तक का है और दूसरा अगस्त से अक्टूबर तक। पहले दौर में उनकी कार्रवाइयां झिझक कर, सहम कर, डरते डरते, छुपते छुपाते अंजाम पाती थीं, जबकि दूसरे दौर में वो इंडियन अफवाज के बाकायदा कमांडोज की मदद से खुलकर और घात लगाकर हमला करने लगे थे। हम लोग अब दूसरे दौर में दाखिल हो चुके थे। ये अक्टूबर का पहला अशरा था। इसमें मुक्ति बाहिनी ने मुहिब्बे वतन सियासी लीडरों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अवामी लीग और उसके हलीफ जमातों के अलावा वो किसी जमात के वर्कर को भी बिला तखसीस बंगाली या बिहारी मुआफ नहीं करते थे। खुसूसन ढाका उनकी बेईमाना कार्रवाइयों का मरकज था, क्योंकि अब भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी ज्यादा तवज्जो फौज के उस आसाबी मरकज पर मरकूज कर रखी थी। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी ढाका शहर में आए रोज इस तरह की वारदातें रूनुमा होने पर दुनिया भर को ये बावर करवाना चाहती थी कि पाकिस्तानी फौज नज़्म व नस्क बरकरार रखने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ये इंसानी बर्बरियत और वहशत का दौर था। बंगालियों का शहर में वाक़े हर घर मोर्चा बन चुका था। मुसल्लह अफवाज को सख्ती से हिदायत की गई थी कि वो हमला करने में कभी पहल न करें। फौज शहर के सिर्फ उन मकामात पर हमले करती थी जहां से उस पर फायर आता था। ऐसी कार्रवाइयों में इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुछ बेगुनाह सिविलियन भी न मारे जाएं, और यही बात भारतीय प्रेस उछाल कर मकामी आबादी और राय आमा को हमारे खिलाफ कर रहा था। बाज दफा ऐसे वाकयात भी देखने में आते कि किसी गैर बंगाली नौमौलूद बच्चे के कटे हुए हाथ पांव, किसी नौजवान लड़की की बहीमाना आबरूरेजी के बाद मौत, किसी शीरखार बच्चे की मसली हुई लाश या किसी माँ की कटी हुई छातियां देखकर हमारे किसी जवान पर गुस्से और सदमे की शिद्दत से पागलपन का दौरा पड़ जाता, और उसी पागलपन का शिकार होकर वो अपने सामने नजर आने वाले किसी भी बंगाली पर फायरिंग शुरू कर देता। मशहूर जंगी वाक़े निगार डेविड लोशक अपनी किताब पाकिस्तान क्राइसिस में लिखता है कि महदूद तरीन जंगी अंदाजे के मुताबिक भी मशरकी पाकिस्तान के 55,126 मुरब्बा मील इलाके के लिए कम से कम 2.5 लाख फौज दरकार
تھی, جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس افسروں اور جوانوں کی کل تعداد صرف 42,720 تھی. اس بات سے ہماری کم مائیگی کا اندازہ لگا لیجئے. فضائی اور بحری راستے مسدود اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بھاری جنگی ساز و سامان کبھی بھی ہم تک نہ پہنچ سکا. اکثر کمپنیاں جو مغربی پاکستان سے یہاں چارج سنبھالنے آتی وہ اپنے ساتھ اپنے ہلکے ہتھیار ہی جلدی میں لا سکی تھی. ان کے بھاری ہتھیار عموماً وہیں رہ جاتے تھے. ماضی کا مورخ اور دنیا کا جنگی حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی شخص اس بات پر اس بدقسمت فوج کو خراج تحسین پیش کیے بغیر کبھی نہ رہ سکے گا کہ اس نے ان نامساعدہ دگرگوں اور بدترین حالات میں بھی پورے 8.5 یا 9 ماہ تک اپنے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آنے دی, اور نہ صرف اپنے تمام طرح کے ہیڈ کوارٹرز بلکہ بڑے بڑے شہروں اور قصبات کے تمام حساس مقامات کو مکتی باہنی کی دست برد سے محفوظ رکھا, اور 370 سرحدی چوکیوں میں سے 260 آخر دم تک ان کے قبضے میں رہیں. ان حالات میں سب سے زیادہ فوجیوں کے مورال پر جو چیز اثر انداز ہوئی وہ بے تحاشا زخمی, بیمار اور شہداء تھے, جن کی دیکھ بھال اور لاشوں کی روانگی کا معاملہ بری طرح کھٹائی میں پڑ گیا. جو لوگ سرحدی مقامات کے نزدیک زخمی ہوتے انہیں فیلڈ ہسپتالوں تک منتقل کرنا اب ناممکن ہو کر رہ گیا تھا, کیونکہ اس طرح جانے والے راستوں میں سے اکثر پر مکتی باہنی نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی, اور راستے میں آنے والے ہر ندی, نالے, جنگل وغیرہ کے نزدیک وہ گھات لگائے ہوئے منتظر ہوتے تھے. اکثر فوجی کینوائے ان کی زد میں آ جاتے اور وہ بآسانی انہیں شکار کر لیتے. زخمیوں کو پیچھے لے جانے کا واحد ذریعہ ہیلی کاپٹر تھے, جن کی تعداد یہاں نہ ہونے کے برابر تھی. جو کچھ تھے بھی وہ اتنی اہم اور حساس نوعیت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ انہیں ایسے معمولی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا. بہت کم ہیلی کاپٹر محض اس ڈیوٹی کے لیے مختص کیے گئے تھے. اس سلسلے میں بھی ایک قباحت یہ درپیش تھی کہ پہلے متعلقہ ریجیمنٹ کا ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی زخمی کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنا ضروری ہے. ڈاکٹر عموماً سرحدی مقامات سے دور بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ہوتے تھے, اور ضابطے کی کارروائی ہی میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ زخمی شہید کا رتبہ حاصل کر لیتا. سی ایم ایچ میں موجود زخمیوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا. ان میں سے اکثر جسم کا کوئی نہ کوئی اعضاء گنوانے کے بعد یہاں تک آتے. زیادہ تعداد ان بدقسمتوں کی تھی جو زندہ تو رہے لیکن زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئے. پہل تو شہداء کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچا دی جاتی تھیں, لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. میں اب ڈھاکہ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا. مقامی طور پر ہماری حکومت سورج ڈھلنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی. یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد شرپسندوں کا راج شروع ہو جاتا تھا. فوجیوں کو چھاونیوں میں امان میسر تھی, لیکن غیر فوجی غیر بنگالیوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن چکی تھی. وہ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے اور اپنا اثاثہ اونے پونے داموں فروخت کرنے کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کرتے, جہاں جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی قطاریں لگی رہتی. اکثر لوگ تو کئی ہفتوں سے ہوائی اڈے کی عمارت میں فروکش تھے. ان کی ناگفتہ بے حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. کئی ایسے مغربی پاکستانی جو یہاں پچھلے 20 سال سے مقیم تھے اور جن کے لاکھوں کروڑوں کے بزنس تھے, اب کوڑی کے محتاج ہو کر یہاں آن پڑے تھے. ان کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے. اکثر ان میں سے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے. مسلسل مصائب اور اس خوف نے جس کا وہ ایک لمبی مدت سے شکار تھے, ان کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر لی تھیں. ان میں سے شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہوگا جس کا پورا کنبہ سلامت رہا, ورنہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے خاندان کے قریباً آدھے افراد جاں بحق ہو چکے تھے. اپریل تک تو یہ حالت تھی کہ عوامی لیگ نے ہوائی اڈے کو جانے والے راستوں پر اپنی چیکنگ پوسٹیں قائم کر رکھی تھیں. وہ لوگ ہوائی اڈے کی طرف جانے والے ہر شہری کی تلاشی لے کر اس کی جیبیں خالی کر دیتے. اس کے بعد اسے جی بھر کر ذلیل کیا جاتا اور اکثر کو تن کے کپڑوں کے ساتھ ہی ہوائی اڈے تک جانے کی اجازت ملتی. آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کم از کم یہ پوزیشن ختم ہو چکی تھی. اب ان کی وہ پوسٹ تو باقی نہیں رہی تھی, لیکن مغربی پاکستان کی طرف جانے والوں کا اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا کہ مہینوں ان کی باری نہیں آتی تھی. لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بلیک میں ٹکٹ خریدتے اور ہوائی اڈے کی عمارت پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے. یہاں انہیں کم از کم یہ سہولت تو میسر تھی کہ بھلے فرش پر ہی صحیح وہ محفوظ نیند تو سو سکتے تھے, کیونکہ ہوائی اڈے کے گردا گرد فوج کا زبردست پہرا تھا اور تخریب کاروں کے اس طرف آنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے. جبکہ وہ بدقسمت مغربی پاکستانی اور بہاری جو ابھی تک شہروں میں رہائش پذیر تھے, ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی. میری کمپنی کی تعداد قریباً نصف رہ گئی تھی. باقی سب جوان ایک دو کر کے اپنی جان مقدس فریضے کی ادائیگی میں جان آفرین کو سونپ چکے تھے. کمانڈوز کو اتنی تیزی سے حرکت میں آنا پڑا تھا کہ اگلے پل کا گمان نہیں گزرتا تھا.
हमारा चूंकि बटालियन हेडक्वार्टर ढाका में था, इस लिहाज से तो हम मरकज में मुकीम थे, जबकि सूरत हाल ये थी कि हम महीने में शायद ही 1-2 दिन अपने हेडक्वार्टर में गुजारते थे, जबकि बकिया तमाम अय्याम हमें मुख्तलिफ ऑपरेशनों में गुजारने होते थे। मैं कई रोज तक सोचता रहा कि वालिद साहब को इस खत का क्या जवाब लिखूं। उन्होंने मेरी खुशी की खातिर मेरा फैसला तो कबूल कर लिया था, लेकिन उनके अपने सपनों का क्या अंजाम हुआ, इसका तसव्वुर ही मेरे लिए अंदोहनाक था। कभी कभी जब मैं ये सोचता कि रज्जो को जब मेरी और आंसा की शादी का इल्म होगा तो मेरे मुताल्लिक क्या सोचेगी, तब एक बेकली सी लग जाती थी। अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैंने उससे बेवफाई की है या नहीं। यहाँ के हर बिहारी घराने की कहानी आंसा के घर से मिलती जुलती थी। मैं उस दुल्हन को शायद कयामत तक न भूल पाऊं जो एक रोज जब हम नवाबगंज के इलाके में एक शोरिश फुरो करने गए थे तो जाने कहां से भागी हुई गोलाबारी के दरमियान से गुजरकर जिंदा सलामत हम तक आन पहुंची। उसकी शादी को बमुश्किल 1 हफ्ता गुजरा था जब मुक्ति बाहिनी के दरिंदों ने हमला करके उसके सारे घराने को मौत की नींद सुला दिया। वो न जाने किस तरह उनके हाथों से निकलकर हम तक जान बचाने आ पहुंची थी। उसकी हालत शिद्दत गम और खौफ से गैर हो रही थी। उसने धाड़े मारकर हमसे रोते हुए फरियाद की कि उसकी नंदों को दरिंदों के हाथों से बचाएं। मैंने एक हवालदार की क़यादत में 5 जवान उस तरफ रवाना किए। जब वो लोग उसके घर तक पहुंचे तो भेड़िए उसकी नंदों की इज्जत लूट कर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर चुके थे और उसके घराने के बकिया तमाम अफराद की लाशें मस्ख करने के बाद वहां से जा चुके थे। वो हफ्ते की ब्याही हुई मुसलमान बेटी फटी फटी नजरों से अपने प्यारों की लाशें देखती रही। उसे जैसे इन मनाजिर को देख कर सकता सा हो गया था। उसके बाद उसने एक दिलदोज चीख मारी और एक तरफ भाग उठी। हमारे जवान उसके ताकुब में लपके। उन्होंने बमुश्किल उसे काबू किया और अपने कैंप तक लाए, लेकिन हम उसे बांध कर तो नहीं रख सकते थे। एक रोज जब उसे ढाका अस्पताल पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे तो वो सिपाहियों की नजर बचाकर भाग निकली। वो पागल हो चुकी थी। ऐसी सैकड़ों पागल सुहागने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में अपने लुटने की दुहाई देती फिरती थीं। उनके लिए कोई जाए पनाह न थी। उनके मर्ज नाकाबिले इलाज हो चुके थे क्योंकि उनकी इज्जतों के रखवाले ही वहशी बनकर उनकी इस्मत दरी कर रहे थे। वो बेचारी पनाह लेने जाती तो किसके सामने जाकर मदद के लिए फरियाद को ना होती। ढाका में अपने क़याम के आखिरी लम्हात तक मैंने देखा कि ऐसे लम्हों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कोई लूटने के पागलपन में मुब्तला था, कोई लुट कर पागल हो गया था। 8-10 रोज तक मुसलसल दिन रात मैं ढाका के मज़ाफ़ाती इलाके में खिदमात अंजाम देता रहा। इंटेलिजेंस की रिपोर्टें और वो खतरनाक दस्तावेजात जो हम तक पहुंच रही थी हमारे लिए हद दर्जे तशवीश का बायस थी। अब हमारी हाई कमान को यकीन हो चला था कि उन्हें बिलाखिर भारत के साथ एक आखिरी और भरपूर जंग लड़ना है। हमारे जवानों को अब तक की सबर आजमा और आसाब शिकन लड़ाई ने थका दिया था, लेकिन अपने महदूद वसाइल के पेश नजर हमें न सिर्फ ये कि इसी कलील तादाद फौज से जंग लड़ना थी, बल्कि इसी थकी मांदी और जख्मों से पाश पाश फौज के जरिए अंदरूने मुल्क भी अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखना था। वो लोग जो आज पाकिस्तानी फौज की बुजदिली का रोना रोते नहीं थकते और अजीब अजीब तरह की तावीलें पेश करते हैं, शायद जंग के मानी नहीं जानते। आइए एक नजर दुश्मन की और उसके मुकाबले में अपनी अफवाज का जायजा लें। भारत की 8 डिवीजन फौज मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर मोर्चा बंद थी। 2 डिवीजन इसके अलावा चीन की तरफ मुतय्यन थे, जिनका रुख बवक्ते जरूरत उस तरफ मोड़ा जा सकता था। इन 8 डिवीजनों में से 2 मगरबी बंगाल में रखे गए थे ताकि हुक्म मिलने पर जैसूर की समत पेशकदमी कर सकें। ये 2 कोर के मातहत थे। शुमाल मगरबी इलाके पर चढ़ाई के लिए 3 डिवीजनों पर मुश्तमिल 33 कोर थी। शुमाल में 101 कम्युनिकेशन जोन था जो एक लड़ाका डिवीजन के तौर पर लड़ने की सलाहियत रखता था। मशरकी सरहद पर 3 डिवीजन मोर्चा बंद थे जिनकी कमान 4 कोर के हवाले थी। हर डिवीजन तोपखाने से लैस था। इनके अलावा आर्टिलरी और पैदल फौज के मुंदरजा झेल रेजिमेंटें थी। नंबर 1 फील्ड रेजिमेंट, तोपखाना 48 तोपें जिनकी तादाद फिर 60 हो गई। नंबर 2 मीडियम रेजिमेंट, तोपखाना 10 तोपें बाद में 12 हो गई। इनमें रूस की साख्ता 130 मिलीमीटर धाने की वो तोपें भी शामिल थी जो 30 किलोमीटर तक मार करती। नंबर 3 T-55 टैंक, 1 रेजिमेंट करीबन 45 टैंक। नंबर 4 PT-76 टैंक, 1 रेजिमेंट जमा 12 स्क्वाड्रन। नंबर 5 शर्मन टैंक, 1 रेजिमेंट।
हमारे टैंक रात को बिल्कुल अंधे होते हैं, जबकि भारत के अक्सर टैंकों में इंफ्रारेड शीशे नस्ब हैं और रात को बखूबी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह भारतीय टैंक पानी में तैरकर रुकावट उबूर करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा माकूल तादाद में भारतीय फौज के पास बख्तरबंद गाड़ियां थीं, जिनकी मदद से वो 2 पलटने बैक वक्त गोलियों की बौछार से महफूज रख कर मैदान में उतार सकती थी। फजाई कुव्वत 80 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 तैयारे, इनमें MiG-21, कैम्बरा, SUL, बम्बार, नैट, जमीनी कुमक देने वाले तैयारे शामिल थे। दुश्मन ने मशरकी पाकिस्तान के गिरदा गिर्द हवाई अड्डों का जाल बिछा रखा था और दरियाई रुकावटों को उबूर करने के लिए बार बरदार तैयारे और हेलीकॉप्टर मुहैया किए गए थे। बहरी कुव्वत, तैयारा बरदार बहरी बेड़ा विक्रांत, जिसमें समंदरी देखभाल करने वाले 6 तैयारे, 16 समंदरी उकाब, 3 सी हॉक शामिल थे। इसकी हिफाजत के लिए माकूल तादाद में डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स थे। अलावा अजीम 4 बड़े जंगी जहाज, 2 आबदोजें, 1 सुरंगें साफ करने वाला जहाज और 5 गन बोट्स। इसके अलावा एक छाता बरदार ब्रिगेड, 3 ब्रिगेड ग्रुप, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 42 पलटने और मुक्ति वाहिनी अलग थी। इस आतिशो आहन में डूबी फौज के मुकाबले में हमारी दिफाई कुव्वत जमीनी फौज के सिर्फ 3 इन्फेंट्री डिवीजनों पर मुश्तमिल थी, जबकि वो जरूरी साजो सामान से भी लैस न थे। PAF का सिर्फ 1 स्क्वाड्रन, 16 सेबर तैयारे ढाका में थे। बहरिया के पास सिर्फ 4 गन बोट्स थी। इसके अलावा 73,000 नीम अस्करी नफरी जो रजाकारों, मुजाहिदों और EPCAF पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर ये बात पेश नजर रहे कि एक तरह से मशरकी पाकिस्तान की करीबन सारी ही बंगाली आबादी भी उन लोगों की फौज का एक हिस्सा ही शुमार होती थी, क्योंकि उनकी दिली हमदर्दियां भारतीय फौज के साथ थीं और उन्होंने वक्त आने पर इसका अमली मुजाहरा भी जी जान से किया। मशरकी महाज 3 अतराफ से भारतीय इलाके में घिरा हुआ था। चौथी समत खलीज बंगाल थी, जहां मजबूत भारतीय बहरिया किसी भी वक्त नाकाबंदी करके या बारूदी सुरंगें बिछाकर हमारा रास्ता बंद कर सकती थी। सिर्फ जुनूब मशरकी सरहद पर एक छोटी सी पट्टी बर्मा की तरफ खुलती है, लेकिन ये इलाका जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। उस इलाके की पोजीशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ खुली जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मकामी मौसमी हालात अलग मुसीबत थी। मशरकी पाकिस्तान में अप्रैल से अक्टूबर तक बारिशें होती रहती और सैलाब भी किनारों से बाहर आकर तबाही मचाता रहता। पानी उतरने के बाद भी सेलनज़दा जमीन पर आसानी से कोई भी फौज नक्लो हरकत नहीं कर सकती। उस रोज जब मैं एक मुहिम से वापस लौटा तो एक जरूरी पैगाम मेरा मुंतजिर था। मैं भागम भाग CMH पहुंचा, जहां उस्मान जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। वो कल रात ही वापस लौटा था जब ढाका में दौरान गश्त घात में लगी मुक्ति वाहिनी का शिकार हो गया। उसके 2 साथी जाँ बहक हो गए थे। उसे स्टेन गन का करीबन पूरा ब्रेस्ट पेट में और सीने में लगा। उसका इतना ज्यादा खून बह चुका था कि डॉक्टर ऑपरेशन करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे। मुझे तो उसका जख्म देखकर हैरत हुई थी कि वो अब तक जिंदा कैसे रहा। मुझे देखते ही एक जख्मी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। अली भाई। उसकी नहीफ और कमजोर सी आवाज सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। खुदा का शुक्र है मुलाकात हो गई। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। उसके हर काम में हिकमत होती है। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आपसे आखिरी वक्त बातें कर लूं, कुछ कह सुन लूं। वो अपनी ही कहे जा रहा था, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। मैं टुकर टुकर उसका मुंह देखे जा रहा था। उसे कहने के लिए मुझे कुछ ना सूझ रहा था। मेरा जहन वाकई माऊफ था। उसकी हालत देखकर मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि अभी तक उसका जिंदा रहना किसी दवा का नहीं, दुआ का मरहून मिन्नत है, मौजज़ा है। एक डॉक्टर ने अचानक वहां आकर मुदाखलत की। एक्सक्यूज मी सर। वो मुझे वहां से हट जाने का इशारा कर रहा था। शायद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना मकसूद था। उस्मान ने मेरी तरफ ऐसी जिगरपाश नजरों से देखा कि मेरा कलेजा कट गया। उसकी हालत उस फांसी पाने वाले मुजरिम की सी थी जिसके लवाहिकीन को आखिरी मुलाकात में वक्त खत्म होने की वार्निंग देकर अलग कर दिया जाता है। गुड लक मेरे प्यारे भाई। मैंने अपने आप को हत्तुल वसा संभाले रखा। मौत की शाहरा के मुसाफिर को मैं रोते हुए अलविदा कहना नहीं चाहता था। लोग जाने वालों को हंसते हुए रुखसत करते हैं और कमांडो के लिए तो ये जरूरी होता है कि वो अपने प्यारों को कभी रोते हुए गले मिलकर अलग ना हो। उसे मुस्कुराने का हुक्म होता है। मैदान कारजार में भी मौत को मुस्कुरा कर लब्बैक कहना सिखाया जाता है और मुझे ये भरम बहरहाल निभाना था कि मैं कमांडो था। गर्मजोशी से उसके हाथ दबाते हुए मैंने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। अपनी वतन की मुकद्दस मिट्टी के हुजूर जान का नजराना पेश कर देने वाले इस जांबाज को देने के लिए मेरे पास और था ही क्या। अल्लाह कोई यूं भी तही दामन होता है।
मैं उसके कमरे से निकला और इमरजेंसी ऑपरेशन रूम के बाहर रखे उस लोहे की बेंच पर बैठ गया जो मुझ जैसों ही के लिए वहां बिछा हुआ था। अभी बमुश्किल 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक जीप से आंसा और चाची बाहर निकलती दिखाई दी। मुझे जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने झंझोड़ कर रख दिया। अभी तक मैं खुद फरामोशी के आलम में वहां बैठा हुआ था, इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेनियाज बेगाना सा। उस्मान की बात कुछ और थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाची और आंसा का सामना कैसे कर पाऊंगा। दोनों माँ बेटियां फटी फटी नजरों से चंद मिनट मेरे सामने सवाल बनी खड़ी थी। उन्होंने जबान से कुछ न कहा, लेकिन उनकी बेजबानी मुझ पर कयामत ढा गई। मैं तो सीधा सादा फौजी था। अगर कोई बहुत बड़ा इंशा परदाज भी होता तो शायद दुनिया भर की लुगतों में उस वक्त उन्हें तशफ़ी देने के लिए कोई लफ्ज न ढूंढ पाता। उसूलन मुझे यही चाहिए था कि उन्हें तिफल तसल्लियां देकर बहलाऊं, उन्हें कहूं कि वो बिल्कुल न घबराएं, मामूली सा जख्म है, उस्मान ठीक हो जाएगा। वो अभी मुस्कुराता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलेगा और हमारे तमाम वसवसों, तमाम नामुरादियों को उसकी मुस्कुराहट मौत की नींद सुला देगी। लेकिन मैं चुप रहा। मुनाफिकत की भी आखिर कोई इंतहा होती है। उस लम्हे मेरी तमाम हिस्सियात को जैसे किसी ने अमले तनवीम के जरिए सलब कर लिया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ न कह सका। मेरे ज़मीर ने उस लम्हे किसी मसलहत को अपनाना गवारा न किया। मैंने झूठ बोलने से खामोश रहना बेहतर समझा। मैं भी हवन्नकों की तरह उनका मुंह देखता रहा। हम तीनों ही पत्थर के बुत बने एक दूसरे के सामने इस्तादा थे, बिल्कुल उन मुजस्मों की तरह जिन्हें इबरत का निशान बनाने और ज़माने माजी से तारीख के तालिब इल्मों को रोशनास करवाने के लिए म्यूजियम में रखा जाता है। वो मुजस्मे जो बेजान होते हैं लेकिन जिनके जिस्मों पर माजी के औराक फड़फड़ा रहे होते हैं। मुझे इल्म नहीं उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर क्या था, दिल की धड़कनों की रफ्तार कैसी थी, खून की गर्दिश शरियानों में नॉर्मल थी या एबनॉर्मल। मैं अपने आप से, अपने गिरदोपेश से बिल्कुल अलग थलग उन दोनों माँ बेटी के सामने खड़ा सोच रहा था कि कुदरत ने इनमें क्या देख लिया कि उन्हें इम्तिहानों के लिए चुन लिया। उनके अजदाद ने क्यों ऐसी बड़ी कोई नेकी कर ली थी कि वो खुदा के बरगजीदा बंदे बनकर अपने आने वालों को हमेशा के लिए उसके इम्तिहानात की नजर कर गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।